हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। बात होगी, बहुत सारी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बात निकाय चुनाव की ही होगी। निकाय चुनाव की बात इसलिए क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार हमारी नजर थी, आपकी भी नजर थी, राजनीतिक दलों की भी नजर थी कि आखिर निकाय चुनाव का ऐलान कब होता है, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और कब जनता को मौका मिलता है अपने शहर की सरकार को चुनने का। शहर की सरकार मतलब साफ है कि शहर में बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, स्वच्छता, नागरिक सुविधाएं, टॉयलेट, ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर निगम की होती है। इसी तरीके से नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में भी जो वहां के समितियां होती है वो इसी तरीके से काम करती है। तो लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है, बहुत आशा रहती है कि जो उनका निगम हो बेहतर हो, उनके नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे, इसलिए लोगों का इंतजार था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब तक हम ये मानते आ रहे हैं और एक पैटर्न भी लगातार देखते आ रहे हैं। पैटर्न ये रहा है कि शहरों में आमतौर पर जो मतदाता होता है वो बीजेपी को चुनता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें हम ये भी आप कोई नहीं कह सकते कि मतलब बीजेपी की बात हम क्यों करें, क्योंकि ऐसा होता रहा है। बीजेपी का प्रदर्शन हमने देखा बहुत ही शानदार रहा है। वजह इसके पीछे की क्या हो सकती कह नहीं सकते, लेकिन शहरों में लोग जो होते हैं वो थोड़े प्रगतिशील किस्म के होते हैं और लगता है कि जिनके पास ज्यादा आइडियाज होंगे, जिनके पास नए इनोवेशंस होंगे, तो ऐसी पार्टियों के साथ उन्हें जाना पसंद वो करते हैं, बजाय इसके कि कोई पारंपरिक या पुरानी पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ अब कम जा रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि केंद्र में, राज्य में, शहरों में, पंचायतों में हर जगह कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे फिर कांग्रेस को चुनौती मिलने लगी क्योंकि नए नए विकल्प सामने आने लगे, नए नए आइडियाज के साथ, नई योजनाओं के साथ भी पार्टियां आती चली गई। इन सब के बीच में शहरों में स्थिति ये रही कि हमेशा बीजेपी जो है वो हावी रही, निगम में बीजेपी हावी रही, महापौर मेयर बीजेपी के बनते रहे। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में चीजें ऐसी रही कि अगर राज्य की सत्ता में मान लीजिए सपा रही, बसपा रही, तो निगम चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि तब के हालात में होता यह था कि जनता को लगता था कि देखिए सब कुछ तो राज्य सरकार के जरिए जो योजनाएं वो तो हमें मिल ही जाएंगी, और जो राज्य सरकार चाहे सपा की रही हो या बसपा की रही हो, तो सपा बसपा की जो योजनाएं वो तो हम तक पहुंचेगी ही, वो गांव तक पहुंचती है, शहरों तक भी पहुंचती है। नया क्या होगा हमारे लिए, तो फिर वो बीजेपी की ओर देख लेते थे। बीजेपी को देखते थे कि उन्हें लगता था कि शायद दूसरी पार्टी का फायदा भी उन्हें मिल जाएगा, यानी कि पहली पार्टी जो कि सत्ता में है, राज्य की सत्ता में, उसका फायदा मिल जाता था। शहरों में वो दूसरी पार्टी को मौका दे देते थे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई है, इसलिए बदली हुई है कि आप देखिए केंद्र में बीजेपी, राज्य में योगी जी की सरकार बीजेपी, तो क्या शहर में भी जनता बीजेपी को ही चुनेगी या कुछ नया ट्राई करेगी? क्योंकि जो हम लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो हर बार कुछ नया करने की जो है वो कोशिश करते हैं। एक नया जो ट्रेडिशन से थोड़ा हटकर होता है, थोड़ा अलग होता है। बहुत ही कम मौके ऐसे होते हैं जब आप अपनी पुरानी चीजों पर भरोसा करते हैं। आप हर बार एक नया अपग्रेडेड वर्जन के साथ में सामान भी लेते हैं और हर बार जब मुलाकात करते हैं किसी से तब भी नई बातों के साथ मिलते हैं। तो ऐसे में जब आप शहर की सरकार चुनेंगे तो आप किस विचारधारा के साथ सरकार चुनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, इन सब के बीच में देखिए, ये बात तो सच है कि आज इसी बात को लेकर सीएम योगी की बैठक होने वाली है। सीएम योगी की जो बैठक होगी वो होगी शाम 5 बजे। शाम 5 बजे सीएम योगी के आवास में बैठक होगी और इस बैठक में योगी सरकार पर एक तरीके से आप सोचिए कि एक तिहरा दबाव होगा, 3 तरह का दबाव योगी सरकार पर इस वक्त। इसलिए क्योंकि अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया चुनाव के, 4 मई 11 मई को जो है वो चुनाव होंगे और उसका 13 मई को नतीजे आएंगे। 4 मई को आप बात कर ले तो 9 मंडलों में होंगे और 9 मंडलों में अगर हम बात करें तो सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी, ये सब होंगे। और बाकी जो 9 मंडल हैं वो दूसरे चरण में, उसमें 9 मंडलों में होंगे। तो इस तरीके से बांटा गया है। इश्ताक मुगल लिखते हैं पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको उसको कहने का क्या मतलब है। खैर, इन सब के बीच में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इश्ताक मुगल कहते हैं इंडिया मीडिया ग्रुप, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप पाकिस्तान से आप जुड़े हमारे साथ और हमारे साथ आप बातचीत कर रहे हैं। और ये हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें। आप पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ अगर 7 समुंदर पार से जाकर भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो
तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आप किस तरीके से दर्शकों से इंटरेक्ट करते हैं, दर्शकों से बातचीत आप करते हैं। खैर, हम एक बार फिर से मुद्दे पर आते हैं। आपका स्वागत है और आपका हमारे साथ गुरुजी भी जुड़े। गुरुजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर। और इश्तियाक मुगल हमारे साथ जुड़े पाकिस्तान से। सर बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप। तो हम शहर की सरकार की बात कर रहे थे। शहर की सरकार की बात इसलिए कर रहे थे कि देखिए, आज इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ की बैठक होने वाली, उनके आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर, केडी मार्ग पर। 3 तरह का दबाव है इस वक्त योगी सरकार पर। एक तो निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, 4 मई 11 मई को वोटिंग होगी, 13 को नतीजे आएंगे। तो चुनाव में सब कुछ जो होता है निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। जो निर्वाचन आयोग होता है राज्य का, उसके हाथ में सब कुछ होता है। और ऐसे में सरकार से वो उम्मीद करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। तो ये निश्चित करना, ये सुनिश्चित करना, ये योगी सरकार का काम होगा। और इसी को लेकर वो आज ये बैठक करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के लेकर काम करेंगे। कैसे जो चुनाव हो तो उस वक्त सुरक्षा पूरी बने रहे, हिंसा हो नहीं, और लोग बिना डर के, बिना झिझक के मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और जो करीब करीब 5 करोड़ जनता जो है, जो 5 करोड़ जनता शहरों में रह रही है, वो अपने लिए सरकार चुनेगी। तो ये हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। दूसरा एक जो दबाव है, वो दबाव है कोरोना का दबाव है। जाहिर सी बात है कि कोरोना के मामले थोड़े बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि जब पश्चिम बंगाल या कई राज्यों में एक साथ जब चुनाव चल रहे थे, तो उस दौरान हमने ये भी देखा था कि कैसे एक वो चुनाव प्रचार चल रहा था। चुनाव में प्रचार के दौरान रैलियां हो रही थी, जुलूस हो रहे थे, फिर वोटिंग भी हो रही थी, और दूसरे कोरोना भी पीक पर पहुंचा हुआ था। तो ये नौबत ना आने पाए, इसलिए इस मुद्दे को लेकर भी सीएम योगी आज खास बैठक करेंगे कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि इस वक्त अगर कोरोना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तो 24 घंटे में करीब करीब 512 के आसपास मामले सामने आ चुके हैं। और एक्टिव मामलों की बात करें तो करीब करीब 1200 के आसपास फिलहाल हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर ठीक होते चले जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में अगर बात कर लें तो सिर्फ पिछले 24 घंटे में एक सप्ताह में तो करीब 500 के आसपास रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में करीब 150 के आसपास, लेकिन उनमें से ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन ये चिंताजनक नहीं। लेकिन फिर भी ये वेरिएंट जो ऐसा था कोरोना की, कभी भी रूप बदल ले, ये चिंता की बात योगी सरकार के लिए है थोड़ी सी। और यूपी जो है बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 से 28 करोड़ के आसपास की आबादी यहाँ पर है। सबसे ज्यादा नुकसान कोरोना पहुंचाएगा तो यही पहुंचाएगा। खैर, लेकिन अभी तक पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए चूंकि कोरोना के मामले चूंकि बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं है। लिहाजा ऐसे में उसके मद्देनजर निकाय चुनाव में क्या व्यवस्था, क्या तैयारी करनी होगी, क्या मास्क वगैरह जो है वो अलाउ करना पड़ेगा, अनिवार्य करना पड़ेगा, क्या 2 गज की दूरी को मेंटेन हम कर पाएंगे चुनाव में, या सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, कैसे हो, सब कुछ जो है वो उसकी समीक्षा आज होगी। क्योंकि बीते दिनों जो ब्रजेश पाठक है, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे में वो लगातार औचक निरीक्षण करते हैं। तो कोरोना के मामले जब बढ़ रहे थे तो उन्होंने इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश में यह तय हुआ कि देखिए, फिलहाल अभी किसी तरह का प्रतिबंध भी नहीं लग सकता, कोई बंदिश भी नहीं लग सकती, लेकिन इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं वो सबसे पहले अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अस्पताल जब आप पहुंचे तो अस्पताल जाने वाले कोई भी मरीज, जब वो कोरोना के पाए गए हैं या नहीं पाए गए वो अलग चीज है, वो दूसरी बात हो गई। तो कोई भी मरीज जिसको आप लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, चूंकि उसी अस्पताल में कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, कोरोना के मरीज भर्ती भी होंगे, तो ऐसे में आप अपने मरीजों को मास्क लगाकर ही अस्पताल में लेकर जाएं। और साथ में जो मरीजों के तीमारदार हैं वो भी उसी को लेकर जाएं, यानी कि मास्क लेकर जाएं, सैनिटाइजर लेकर जाएं। तो ये चीजें हो रही थी। खैर, तो कोरोना की बात हम कर रहे थे, तो कोरोना से कैसे बचा जाए, तो ये निर्देश दिया गया अस्पतालों में। क्योंकि जो एक ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जा रही है, एक नया वेरिएंट इस वक्त आया है, ओमिक्रॉन XBB 1.16, और इसकी वजह से बिहार के गया में 1 या 2 दिन पहले एक महिला की मौत हुई थी। तो थोड़ी चिंता वाली बात जरूर है, लेकिन अभी चिंताजनक स्थिति हुई नहीं है। इसलिए सरकार अभी फूक फूक कर कदम रख रही है। निकाय चुनाव भी कराना है, निकाय चुनाव फ्री एंड फेयर हो, इसको लेकर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ में, दूसरा स्वास्थ्य महकमे के साथ में, डिप्टी सीएम के साथ में। लेकिन जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा वो निकाय चुनाव को लेकर होगा। क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी को किन मुद्दों के साथ जाना है,
क्या करते हुए जाना है, क्या वादे करने हैं, ये तमाम चीजें, घोषणा पत्र कैसे होंगे, कैसे उम्मीदवारों को चुने, क्या गठबंधन करें, ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो जेल में घूम रहे हैं लोगों के। क्योंकि सपा बसपा इन लोगों ने बहुत सारे जगहों पे अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई, उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई है। तो इसको लेकर ये बैठक होगी, सीएम योगी बैठक करेंगे। तो ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण कि सीएम योगी की इस बैठक में एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एजेंडा होगा, जिस पर बातचीत होगी अधिकारियों के साथ में, कोरोना को लेकर बातचीत होगी, और सबसे बढ़कर निकाय चुनाव को लेकर बातचीत होगी। क्योंकि सरकार के कामकाज को दिखाकर ही जो बीजेपी का संगठन है वो मैदान में जाता है। हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू है अब से, और अब इस तरह की कोई भी बात जो है वो सरकार नहीं कर पाएगी कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, ऐसी कोई उपलब्धियों को जो है फिलहाल सरकार की ओर से नहीं कहा जाएगा। लेकिन पार्टी स्तर पर, यानी कि बीजेपी जब चुनाव मैदान में उतरेगी अपने उम्मीदवारों के साथ निकाय चुनाव में, तो वो इन बातों का जिक्र कर सकती है, उसकी एक उपलब्धि के तौर पर है। और जो विरोधी होंगे वो इस बात को बताएंगे कि देखिए कैसे योगी सरकार ने किया था, आपको कुछ नहीं मिला, वो करेंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे अपने आवास पर। शाम 5 बजे नजर हमारी उस पर रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें निकाय चुनाव की तारीखों का, जब ऐलान हुआ तो निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चीजें एकदम से बदल गई। अब आप देखिए, तारीखों का जब ऐलान होता है तो उसके बाद एमसीसी लग जाता है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आदर्श आचार संहिता। इसमें होता यह है कि जितने भी आप पोस्टर अपने आसपास देखते होंगे, अब वो पोस्टर गायब हो चुके हैं आपके पास से। आप रात को देखे होंगे कि बहुत सारे जो आपके नेता लोग हैं, जो नेताजी हैं, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो समाज सेवी भी हो सकता है, तो उनके पोस्टर लगे हुए थे जिसमें होली की बधाइयां थी, शुभकामना संदेश लिखे गए थे, होर्डिंग लगाए गए थे, बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, पोस्टर लगाए गए थे, और खुद को एक कद्दावर नेता के तौर पर जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जैसे ही कल देर शाम चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव की तारीखों की 4, 11 और 13 मई को नतीजे कि, उसके बाद से नजारा एकदम से बदल गया होगा, आपने महसूस किया होगा। देर रात ही प्रशासन जैसी, क्योंकि अधिसूचना जारी होती, जैसे ऐलान होता है तारीखों का, तो वो अपने आप आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, और आदर्श आचार संहिता में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं। तो रात में ही प्रशासन की ओर से उन तमाम पोस्टर, बैनर, होर्डिंग सभी को हटा दिया गया है। मतलब ये नहीं है कि अब चुनाव में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स नहीं लगेंगे, लेकिन अब ये उम्मीदवारों के ही लगेंगे। वो उम्मीदवार जो चुनाव में उतरेंगे विभिन्न पदों के लिए, वो अपने पद के साथ में अपने जो घोषणा है, अपने जो वादे उनके साथ उतरेंगे, और जो पोस्टर वो बनाएंगे, जो पोस्टर वो लगाएंगे, उन पोस्टर्स को जो है का जो खर्च आएगा बनाने में, उसे चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ा अंतर आएगा। पहले शुभकामना संदेश आप देखते थे, वो कभी भी कोई भी कहीं लगा सकता था, लेकिन अब जो है वो आप पोस्टर लगाएंगे, वो पोस्टर सिर्फ उम्मीदवार लगा पाएंगे। उम्मीदवार जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं नगर पालिका, माफ कीजिएगा, नगर पालिका या नगर परिषद में, या फिर मेयर बनना चाहते होंगे, तो आपको पहले वार्ड सदस्य बनना पड़ता है, आपको पार्षद बनना पड़ता है वार्ड, उसके बाद फिर आप जाकर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चीज़ें बदल गई हैं। तो ये आपने महसूस किया होगा कि रात में आपने देखा था तमाम पोस्टर्स आपके साथ थे, आपके अगल बगल शुभकामना संदेश थे, लेकिन आप सुबह उठे तो आपने देखा कि अरे ये तो सब कुछ गायब हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग जो रात में जगे होंगे उन्होंने देखा होगा कि कैसे प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, पुलिस के लोग पहुंचे होंगे, और नगर पालिका, नगर पंचायत के जो कर्मी हैं वो पहुंचे होंगे, और सबने उन पोस्टर्स को हटा दिया। अब नए सिरे से पोस्टर लगेंगे जिसमें चुनावी वादे होंगे। आपसे वादा किया जाएगा कि हम अगर सत्ता में आते हैं, अगर हम शहर की सरकार बनाते हैं, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तमाम चीजें होंगी। उसमें आपके साथ बहुत सारे आपके वादे किए जाएंगे, आपको आकर्षित किया जाएगा, बहुत सारे आप नारे सुनेंगे कि अब की बार मेरी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, से बहुत सारे नारे भी आप देखेंगे। उन नारों के साथ ये चुनावी पोस्टर जो है वो आएंगे, अब आपके अगल बगल लगेंगे कुछ ही दिनों में। हालांकि उसके लिए भी बहुत सारे जो है बंदिशें होती हैं कि वो कितने उसकी साइज होगी, कहाँ कहाँ लग सकते हैं। अगर आप नगर निगम क्षेत्र की किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, उस किराए को आप चुनावी खर्च में जोड़ेंगे। चुनाव का पोस्टर जो आप छपवाएंगे उसको खर्च में जोड़ेंगे आप चुनाव खर्च में, क्योंकि सीमा तय हो गई है। तो ये अब एक नया बदलाव आप पाएंगे। लेकिन आज सुबह आपने थोड़ी राहत महसूस की होगी, तो ये भी एक बड़ा बदलाव था। इसके अलावा देखिए, आज कर्नाटक को चुनाव को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक कांग्रेस की बैठक जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, जिसमें क्योंकि कांग्रेस की ओर से बहुत सारी सूचियां जो है अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है, तो वो जारी होगी। और उसके अलावा रणनीति बनेगी कि स्टार प्रचारक कौन होगा,
किसे क्या जिम्मेदारी मिले, कौन चुनावी सभा की कमान संभालेगा, किसके पास किस क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी, ये चीजें होंगी। उधर दूसरी ओर बीजेपी की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें भी चुनाव में जो कर्नाटक उम्मीदवार है उनके नामों पर ऐलान होगा, जिसमें पीएम मोदी रह सकते हैं। खैर, तो ये बात हो गई। एक बड़े दिलचस्प घटना जो है आज वो घटने वाली, वो है रघुराज प्रताप सिंह। अब तमाम लोग यूपी के अगर आप लोग हैं तो रघुराज प्रताप सिंह को आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है। नहीं, राजा भैया, जी हाँ, राजा भैया का एक मामला आज साकेत कोर्ट में होने जा रहा है। साकेत कोर्ट में वो अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स देने वाले एक के लिए पहुंच रहे हैं। अब सोचिए 27-28 साल के बाद अगर सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, भानु सिंह के साथ सेपरेशन आपका हो रहा है, तो ये एक हमारे समाज के बदलते उस तस्वीर को दिखा रहा है कि अब आप अगर आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप कंपेटेबल हैं नहीं, आजकल एक युवाओं के बारे में सुना होगा आपने, जो नए यूथ हैं वो कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं। मतलब कंपेटिबिलिटी मतलब आप किसी के साथ में कंपेटेबिलिटी है कि नहीं, कंपेटेबल है कि नहीं। कंफर्टेबल आप सोच सकते हैं, कंफर्टेबल की तरह भी सोच सकते हैं, मतलब तो वो हैं कि नहीं है। तो आप सोचिए 27 साल के बाद वो अलग होने जा रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ये कि मतलब आप छोटी छोटी बातों को आपने सॉर्ट आउट आप नहीं कर पाए। इतना लंबा चौड़ा अनुभव आपका, आप जनता के साथ समन्वय बना के काम करते हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं। खैर, ये उनका निजी मामला, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है हमारे समाज के लिए भी कि हमारे समाज में सोचिए अब हम किस दिशा में जा रहे हैं। कि मतलब हम 3 दशक के अपने संबंधों को ऐसे खत्म कर लेते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ ईगो में, कुछ ऐसी वजहों की वजह से। दोनों के लिए बात है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा भैया की बात हो रही है, उनकी पत्नी भानु सिंह के लिए भी ये बात उतनी सटीक होती है कि आपने 3 दशक अपने गुजारे, अपने साथ में परिणय सूत्र में बंधने के बाद से आपने बच्चे पैदा किए, अपने बच्चों को बड़ा किया, और अब जाके 27-28 साल के बाद शादी के आप अलग हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली चीज़ थी कि आमतौर पर हम तो यही समझते हैं कि जो नेता होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तभी तो हम जनता को बेवकूफ़ भी बनाते हैं कई मौक़ों पर। खैर, ये अलग बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि परिपक्वता उनमें थोड़ी ज़्यादा होती है, मैच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस उम्र में जाके अगर कोई करे तो फिर ये आम लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है कि आपको अपनी चीज़ों को एकदम ठीक से रखना है। जो बॉन्डिंग है अपने फैमिली की वो बना कर रखना है। छोटी छोटी बातों को आपको नज़रअंदाज करना है, और बड़ी बड़ी बातों को भी कई बार नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि एक बड़ा छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, हालांकि हमारी बातचीत का सिलसिला नहीं है, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा यहाँ पर। इस पर आप गौर फरमाइएगा, जरा सा गौर इसलिए फरमाइएगा। देखिए, हम अपने किसी दोस्त, मित्र या अपने रिश्तेदार के साथ हम लगातार जुड़े होते हैं, 30 दिन जुड़े होते हैं, 24 घंटे जुड़े होते हैं, साल भर जुड़े होते हैं। लेकिन एक वाकया, एक पल ऐसा आ जाता है कि उस एक पल, एक वाकये की वजह से हम उससे अलग हो जाते हैं। अब आप सोचिए क्यों हम उस एक पल को, उस एक वाकये को, उसकी एक बात को, उसकी एक हरकत को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते। मतलब 99.99% अगर उसके साथ मेरे संबंध अच्छे रहे तो उस 0.001 के लिए हम उन चीज़ों को नजरअंदाज क्यों ना करें। हमें करना चाहिए। इससे होगा ये कि फिर हमारे रिश्तों में मजबूती आएगी। खैर, ये दूसरी बातें होगी। हम वापस से खबरों की बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो खबरों की बात हम कर रहे थे, तो आपको निकाय चुनाव में यूपी में क्या बदलाव आया है, क्या क्या उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर तो पहले से कसी हुई थी, बस उन्हें इंतजार था कि वो किस तरीके से चुनाव मैदान में कूदें। चुनाव मैदान में कूदने से पहले जाहिर सी बात है, इंतजार था उनको कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। वो मुद्दे तैयार कर रहे थे, और जैसे ही ऐलान हो गया वो उतरे भी। अब आप देखिए कि बीजेपी की बात आप देख लीजिए। बीजेपी एक मतदाता सम्मेलन कर रही है, लगातार वो सम्मेलन उनका जारी है, अलग अलग जिलों में जारी है। नाम उसे दिया गया है प्रभारी मतदाता सम्मेलन। अब आप सोचिए कि मतदाताओं के साथ संवाद करने की कोशिश है। हालांकि ये चुनावी सभा भी नहीं है, ये चुनावी सभा नहीं है, चुनावी रैली नहीं है, लेकिन ये सम्मेलन एक है, एक कॉन्फ्रेंस है। मतलब इसमें मतदाता, और खासतौर से वैसे मतदाता जो पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं, पहली बार वोट डालेंगे, पहली बार 18 साल से ऊपर पहुंचे वोट डालने जा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी सम्मेलन कर रही है। और इस मतदाता सम्मेलन में उसने अपने मंत्रियों को लगा दिया है, अपने विधायकों को लगा दिया है, अपने नेताओं को लगा दिया है। यानी अब सोचिए कि एक एक वोटर तक पहुंचने की जो कोशिश है, ये बीजेपी को थोड़ा खास बनाती है। अब आप सोचिए कि 18 साल के वोटर्स कितने होते होंगे किसी एक नगर परिषद में, नगर पंचायत, नगर पालिका में।
सोचिए, लेकिन उस एक वोटर को भी अपने साथ सम्मेलन में लाकर वो उसे जोड़ना चाह रही है। तो ये बीजेपी की खासियत एक मानी जाती है और इससे दूसरी पार्टियां भी लगातार सीखती हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी बोर्ड में रहती है। तो एक उनका प्रभारी सम्मेलन चल रहा है इस वक्त, मतदाता सम्मेलन, और उस मतदाता सम्मेलन के जरिए वो जो नए हमारे मतदाता हैं उनके साथ वो संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्यों बीजेपी आपके लिए ज़रूरी है, कैसे बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी की विचारधारा है, वो एक देश श्रेष्ठ देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी हैं, सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो अल्पसंख्यक समाज हो या समाज का कोई भी तबका हो, उस तक उन बातों को वो पहुंचाना चाह रही है जो कहा यह जाता है कि सवर्णों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। तो बीजेपी उस छद्म, बीजेपी उसे बताती है कि एक छद्म आवरण है जो दूसरे दलों ने उसके ऊपर डाल रखा है कि बीजेपी ऐसी और बीजेपी वैसी। तो बीजेपी अपने प्रभारी मतदाता सम्मेलन के जरिए वही काम करने जा रही है। बीजेपी को लगातार यही तो कहा जाता है कि आप हमसे जुड़िए तो एक बार, आप हमारे साथ रहिए तो एक बार, और फिर आप देखिए कि क्यों आपको प्रतिनिधित्व तो हम नहीं देंगे। क्योंकि तमाम पार्टियां जो है, बीजेपी का एक ये भी कहना है कि जैसे कि बार बार बीजेपी से सवाल पूछा जाता है, बीजेपी से सवाल ये पूछा जाता है कि आपने कितने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट दिया। तो बीजेपी को से कहा जाता है कि भाई कितने अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे यहाँ कार्यकर्ता बनते हैं, हमारा झंडा ढोते हैं। तो जाहिर सी बात है उन कार्यकर्ताओं के ऊपर हम सिर्फ इसलिए कि हमें अल्पसंख्यक के वोट चाहिए, हम किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दे सकते। बीजेपी यही कहती है, बीजेपी का साफ यही कहना है कि हम कार्यकर्ता स्तर पे जिन्होंने काम किया है वही हमारे लिए बाद में नेता हमारे बनते हैं, पार्टी पदाधिकारी बनते हैं, और फिर उन्हीं को बाद में हम वोट देते हैं। तो बीजेपी यही कोशिश करने में जुटी हुई है, यही बताने में लगी हुई है। दूसरी पार्टियां जो लगातार किसी को भी कभी भी टिकट दे देती है, बीजेपी यही बता रही है कि कैसे बीजेपी को इस तरीके से धोखे में रखा गया, बीजेपी को लेकर अल्पसंख्यक समाज को धोखा दिया गया कि बीजेपी में ऐसा नहीं है, बीजेपी भी ऐसा है। माफ कीजिएगा। तो बीजेपी भी, आप बीजेपी को विकल्प बनाइए, क्योंकि विकल्प आप बीजेपी को बनाएंगे। आप देखिए खुद एक वोटर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है मेरे पास विकल्प होता है। मैं कांग्रेस को वोट डाल सकता हूं, मैं सपा को डाल सकता हूं, मैं बसपा को वोट डाल सकता हूं, मैं आम आदमी पार्टी को वोट डाल सकता हूं, मैं बीजेपी को भी वोट डाल सकता हूं। ये मेरे ऊपर है कि मुझे कब कौन उम्मीदवार अच्छा लगा, कब किसकी विचारधारा अच्छी लगे। लेकिन एक अल्पसंख्यक समाज का आदमी है, कोई अल्पसंख्यक मतदाता है, तो उसके पास एक विकल्प कम हो जाता है अगर वो बीजेपी को नहीं अपनाता है। यही बात बीजेपी लगातार समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को यही कहती है कि भाई जब एक हिंदू समाज या हिंदू मतदाता को तमाम पार्टियों का विकल्प मिल रहा है, वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ से लेकर कांग्रेस तक सभी का, तो फिर समाजवाद का, ऐसी पार्टियों का, तो फिर एक मुस्लिम मतदाता के लिए, एक अल्पसंख्यक मतदाता के लिए बीजेपी एक विकल्प के तौर पर क्यों ना हो भला। तो यही समझाने में जुटी है कि कैसे बीजेपी को दरकिनार करने के लिए, बीजेपी को अलग थलग करने के लिए कैसे ताना बाना बुना गया था समाज का। और उसमें क्योंकि हर एक पार्टी की एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी होती है। बीजेपी ने शुरू में जिस आइडियोलॉजी को पकड़ा उसमें हिंदुत्व की बात थी, लेकिन उसमें हिंदुत्व की बात का मतलब ये नहीं था कि उसमें मुस्लिम जो है वो शामिल नहीं हो सकता। ये बीजेपी बता रही है कि हिंदू विचारधारा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू विचारधारा में ये बात कहीं नहीं कही जाती है कि अल्पसंख्यक हमारे साथ आ नहीं सकता या अल्पसंख्यक अपनी पूजा नहीं कर सकता। सब अपने अपने तरीके से करे, बस हमारी विचारधारा ये है। तो हम, क्योंकि हम उपासक हैं, तो बीजेपी ने इस बात को खुलकर कहा, इसलिए उसको दूसरी पार्टियों ने मिलकर अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया, दलित विरोधी बता दिया। बीजेपी इसी बात को झुठलाने में लगी हुई है, यही समझाने में लगी हुई है कि देखिए उनके कहने में, उनके बताने में और हमारे होने में कितना डिफरेंस है। हम हिंदुत्व की बात जरूर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्पसंख्यक समाज से वैर रखते हैं। हम सवर्णों की बात जरूर कहते हैं, हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 10% जरूर उन्हें आरक्षण देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम दलितों को आरक्षण देने के खिलाफत करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी, मतलब एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली स्थिति ना हो, दोनों आंखों में काजल हो या फिर दोनों आंखों में सुरमा हो। ये बीजेपी बताने में लगी हुई है। फिलहाल कितना फायदा होता है ये तो निकाय चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने हाल फिलहाल के दिनों में काफी कोशिशें की है अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए। सूफी सम्मेलन बुलाया, जो अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बताया कि जो हिंदुत्व, भगवा या किसी भी तरह की चीजें की जाती, दरअसल वो दूसरी पार्टियां हैं, वो जबरदस्ती का थोपती आपके मन में, ऐसा है नहीं।
खैर, निकाय चुनाव जब होंगे तो अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। निकाय चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि निकाय चुनाव ठीक आप सोचिए लोकसभा चुनाव से पहले है। अब इसमें तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बात को देखेंगे कि वो कहां पर कमजोर पड़ी हैं, कहां पर उन्हें काम करने की जरूरत है, किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाने की जरूरत है। ये तमाम चीजें जो है वो की जाएंगी। तो चलिए, नज़र हमारी रहेगी, हमारा एजेंडा जो है वो तो सेट है कि आज हमारी फोकस हम कहाँ कहाँ पे करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें होंगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप लगातार जुड़े रहें, हमारे से सवाल पूछते रहें। जैसे आज इश्तियाक मुगल हमारे साथ जुड़े, कह रहे हैं पाकिस्तान से हैं। अगर पाकिस्तान से भी हैं तो भी आपका स्वागत है, हिंदुस्तान से तो भी आपका स्वागत है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे साथ जुड़ रहा है सबका स्वागत, जो नहीं जुड़े उनका भी स्वागत है, क्योंकि हम उन्हीं को तो अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और गुजारिश कि आप खुद भी अपने दोस्तों को भी ये प्लेटफॉर्म बताइए जहां सीधा संवाद हम कर पाते हैं। अब टीवी पर तो सीधा बातचीत हो नहीं सकती, तो ये माध्यम हमने इसलिए चुना। तो अब तमाम लोगों से यही हम गुजारिश करते हैं, तमाम दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि जुड़िए, जोर शोर से जुड़िए। हमारी ऊर्जा का स्रोत आप ही हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, हम तो और मेहनत करेंगे, हम आपके लिए वो तमाम जानकारियाँ लेकर आएंगे जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार।